नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। अपना राधे राधे भाई। दोस्तों, भाषा शिक्षण जो है वह अपना क्या चल रहा था दोस्तों, चल रहा था। क्या चल रहा था? भाषा शिक्षण चल रहा था। और भाषा शिक्षण में कुछ हद तक अपन ने क्या कर रखा था, पहले से अध्ययन कर रखा था। कुछ टॉपिकों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। धीरे धीरे हम भाषा शिक्षण में क्या कर रहे हैं दोस्तों, रेगुलर आगे बढ़ रहे हैं। आज जो अपन अध्ययन करेंगे ना, वो भी किसके संदर्भ में करेंगे, अपन भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही करेंगे। क्योंकि भाषा शिक्षण बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा भाग है, जिसको अपन धीरे 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 करके ना पूरे करने की कोशिश में लगे हुए हैं दोस्तों। इसके पीछे देखो, भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण का मतलब केवल ये नहीं हो गया कि आपको चारों कौशल पढ़ा दिए जाए, गद्य पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण पढ़ा दिया और इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो है ना ये कंप्लीट हो गई भाषा शिक्षण। ऐसा नहीं होता दोस्तों। भाषा शिक्षण का मतलब क्या होता है? भाषा शिक्षण का जो मतलब होता है वह होता है दोस्तों कि पूर्ण रूप से भाषा का। अब भाषा दक्षता के विकास के बारे में भी अपन आगे जाकर के बात करेंगे। तब भी भाषा दक्षता का विकास केवल ऐसा नहीं होगा एक चारों कौशल पढ़ लिया और अपना भाषा दक्षता का विकास हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत लंबी चैप्टर, बहुत लंबी लंबी कहानी होती है। इनके अंदर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, बारीक बारीक है ना, माइक्रो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी क्योंकि प्रश्न उठाने वाला सर्वाधिक शिक्षण विधि जो आती है वो भाषा शिक्षण में आती है। 15-15 नंबर की आती है, आपको पता है। अब हिंदी की शिक्षण की विधि की अपन बात करें तो 15 नंबर की शिक्षण विधि आएगी। और सबसे बड़ी शिक्षण विधियां ही भाषा शिक्षण की हैं। दूसरों में इतनी लंबी नहीं है जितनी भाषा शिक्षण में। सबसे ज्यादा विधियां जो है ना, वो भी किसके अंतर्गत हैं, आपके भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही आती है, हिंदी संस्कृत के अंतर्गत ही आएगी। उन विधियों को भी अपन डिटेल से पढ़ ही रहे हैं खैर, और भी पढ़ेंगे। एक एक विधि के बारे में भी आपकी चर्चा करूंगा जब मैं चाहूंगा कि कुछ परिस्थिति सही होने के बाद में ना मैं आपकी क्लासेस का टाइम जो है ना बढ़ाने वाला हूँ। एक क्लास से अपन 2 क्लास करेंगे तो और ज्यादा अपन पढ़ पाएंगे दोस्तों। धीरे धीरे आगे वाले जो टॉपिक आ रहे हैं ना, मेन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको प्रश्नोत्तरी के आधार पर कम समझाया जा सकता है और बिना प्रश्नोत्तरी के ठीक ठीक समझ में आ जाता है, इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। बाकी जितने भी टॉपिक आगे वाले आएंगे ना, अपन प्रश्नोत्तरी के आधार पर लेकर के आएंगे। क्योंकि कारण क्या रहता है कि जब अपन किसी चीज को प्रश्नोत्तरी के आधार पर पढ़ते हैं, प्रश्नों के आधार पर किसी चीज को समझते हैं ना, वह चीज अपन को आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से क्या आती है दोस्तों, समझ में आती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, हल्का फुल्का इसमें ध्यान रखना है। तो प्रश्नोत्तरी के आधार पर अपन आगे वाले टॉपिक जो मेन टॉपिक आएंगे उनको प्रश्नोत्तरी के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहने वाला था कि बहुत सारे बच्चों ने ऐप को परचेज भी किया है और उसमें कोर्स देख रहे हैं। तो उनको बता दूं कि मैं कल से जो है ना भाई, आपके सोमवार से एक अच्छा दिन है, कल से आपके उसमें वीडियो अपलोड्स होने शुरू हो जाएंगे और भाषा शिक्षण के सबसे पहले वीडियोज आएंगे। और आप मान करके चलिए कि एक वीक के अंदर ही, एक सप्ते के अंदर अंदर आपका भाषा शिक्षण जो है ना ऐप के अंदर पूरा हो जाएगा दोस्तों, है ना। वहाँ पे घंटे घंटे भर की क्लासें आ रही है और उसके साथ में दिन की 3 से 4 क्लासें अपलोड की जाएगी। 3 से 4 घंटे का मैटर आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। तो 3 से 4 घंटे का मैटर मिलेगा तो आप मान करके चलिए कि हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंतर्गत कम आते यानी कि सोमवार से शनिवार के बीच में आपका भाषा शिक्षण जो है ना, हिंदी का जो भाषा शिक्षण है वो वहाँ पे पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने भी यदि उस ऐप को परचेज नहीं किया ना तो कर ले, क्योंकि वहाँ पे अपन फास्ट पढ़ेंगे, तेज गति से पढ़ेंगे। यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं डिस्कस करते हुए, लेकिन वहाँ पे तेज गति से पढ़ेंगे ताकि आपका कोर्स जो है ना कम समय में कंप्लीटली क्या हो जाए दोस्तों, पूर्ण हो जाए। क्योंकि प्रश्न परीक्षा जो है ना दोस्तों संभावित है ना सितंबर के लास्ट पखवाड़े में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत परीक्षा को प्रस्तावित बताया जा रहा है कि इसके आसपास में जो होगी ना दोस्तों, परीक्षाओं को संचालित किया जा सकेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल तैयारी के साथ में हो जाएं। क्योंकि यदि आप अभी अगर ढीले पड़ गए ना यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। तो आप अभी जाइए ऐप ले लीजिए वहां से, ताकि आपकी तैयारी जो है ना दोस्तों एक रफ्तार के साथ में चले। बुक जो है ना दोस्तों मैक्सिमम 10 से मतलब 1 जुलाई से पहले भी ई बुक वहां पे अपलोड कर दी जाएगी, ताकि ई बुक से भी क्या कर सको, आप सारा का सारा मैटर कंटेंट कर सको। ई बुक की डिजाइनिंग वगैरह चल रही है, हल्का सा काम बाकी रहा है। मैक्सिमम मान करके चलो कि आप ज्यादा से ज्यादा भी होगा ना तो आपके 1 जुलाई से पहले वहां पे आपके जो है ना ये अपलोड कर दी जाएगी ई बुक भी, ई नोट्स भी आपको वहां पे उपलब्ध हो रहे हैं, वीडियोस भी वहां पे उपलब्ध हो रहे हैं। तो तेज गति के साथ में चलिए, बहुत सारे बच्चों ने रेस्पॉन्स भी अच्छा दिया है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगा है ना। आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो बहुत कारगर होगा, बहुत उपयोगी होगा। कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सर्च करना है कन्हैया एजू सेंटर। वहां पे मेरा ही फोटो लगा हुआ आपको एक लोगो टाइप का मिलेगा, उसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको कहां जाना है, वहां पे एक स्टोर करके नीचे लिखा हुआ होगा, उस स्टोर पर क्लिक करना है। फिर आपके क्या खुल जाएंगे, कोर्स खुल जाएंगे। फिर आप रीड लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड में सामाजिक विज्ञान, लेवल सेकंड में साइंस मैथ्स, अब जो भी हो उन किसी में से एक के ऊपर क्लिक करना है। आप जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हो या जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स खुल जाएगी और वहां से आप कोर्स लोगे और आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो कोर्स क्या होने लग जाएगा दोस्तों, चलने लग जाएगा। तो वहां पे आपको कोर्स में बहुत तेज गति से और बहुत तीव्र गति से कराने वाला हूं। तो वो नहीं किया है तो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, उसको भी धीरे धीरे क्या कीजिए, आप वहां से इसको परचेज करने की जो है ना कोशिश कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं अब आज के टॉपिक के ऊपर, है ना।
आज का टॉपिक जो है अपना दोस्तों वो है भाषा का संवैधानिक स्वरूप, या अपन कह सकते हैं हिंदी भाषा का विकास। क्या कह रहे हैं दोस्तों? भाषा का संवैधानिक स्वरूप या हिंदी भाषा का विकास और त्रिभाषाई सूत्र। इतना मतलब एक टॉपिक नहीं है, आज मैं कम से कम 3 से 4 टॉपिकों को क्या कर रहा हूं, जोड़ करके बोल रहा हूं। तो 3 से 4 टॉपिकों को क्या मिलेगा आपको, वहां पे समावेश मिलेगा। तो 3 से 4 टॉपिक आज आपके बीच में आएंगे। पहला क्या आएगा, भाषा का संवैधानिक स्वरूप। दूसरा क्या आएगा, हिंदी भाषा का विकास। और इससे आगे वाला क्या आ जाएगा आपका, त्रिभाषाई सूत्र। ये तीनों एक साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाषा का संवैधानिक स्वरूप क्या है ना, भाषा का संविधान में किस किस जगह पर क्या क्या स्थान मिला हुआ है, उस संवैधानिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में अपन बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, क्योंकि हिंदी की शिक्षण विधि अपन शुरू करेंगे इसके ऊपर। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा कैसे आई है, और उसके बाद में बढ़ेंगे भाषा का त्रिभाषाई सूत्र। त्रिभाषाई सूत्र क्या कहता है दोस्तों, 3 भाषा वाला सूत्र जो है ना वह क्या कहता है, इसका भी अपन क्या करेंगे यहां पे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन चलते भाई भाषा का संवैधानिक स्वरूप के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि भाषा का संवैधानिक स्वरूप क्या है। तो दोस्तों भाषा के संवैधानिक स्वरूप में केवल एक चीज बताई गई है कि किस तरीके से इस भाषा का स्थान संविधान के अंदर दिया गया है, संविधान के अंदर भाषा को कहां कहां जगह मिली हुई है, संविधान के अंतर्गत भाषा को क्या क्या कहा गया है, वो क्या कहलाता है, भाषा का संवैधानिक स्वरूप कहलाता है। हल्की सी जानकारी इसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, होनी चाहिए। हालांकि ये जो जानकारी जो देते हैं ना वह हिंदी पढ़ाने वाले टीचर भी दे देते हैं आपको। जो हिंदी पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे, जो ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ाते हैं, वो पहले ही दिन इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं, ताकि हिंदी पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में सामान्य जानकारी क्या हो जाए दोस्तों, प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि छोटी सी जानकारी अगर आपके पास में नहीं हो तो भी इसके संदर्भ में आपको जानकारी क्या हो जाए दोस्तों, प्राप्त हो जाए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें भाषा के संविधान के अंतर्गत की अपन बात करें दोस्तों, तो भाषा के संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कौन सी दोस्तों, अनुसूची 8 है ना। और अनुसूची 8 का भाग कौन सा है, तो दोस्तों भाग है आपका 17 है ना। अनुसूची 8, अनुसूची का इतना महत्व नहीं है जितना भाग का है। अनुसूची अलग अलग स्थान पर थोड़ी बहुत चेंज भी हुई है दोस्तों, लेकिन भाग वही, भाग 17 है ना। उसके अनुच्छेद नंबर की बात करें तो उनके अनुच्छेद नंबर है ना, भाग 17 के अनुच्छेद नंबर 341 से लेकर के 351 तक है ना। देखिए सबसे पहले अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची है आपकी 8। भाग कौन सा है भारतीय संविधान का, तो भाग है आपका 17। और अनुच्छेद नंबर पूछे आपसे तो अनुच्छेद नंबर है 341 से लेकर के 351 तक, यानी कि 341 से 351 तक भाषा के स्वरूप के बारे में या भाषाओं के संदर्भ के बारे में बात की गई है। भाई किसके संदर्भ में बात की गई है दोस्तों, भाषा के संदर्भ के बारे में। तो भाषाओं के संदर्भ के बारे में भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद के तहत बात की गई है दोस्तों, तो अनुच्छेद नंबर आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद नंबर 341 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद नंबर के अंतर्गत भाषा के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी भाषाओं को संविधान में स्थान मिलेगा, क्षेत्रीय भाषाओं को किस प्रकार रखा जाएगा, कौन कौन सी राजभाषाएं होगी, राजभाषाओं का निर्माण कैसे होगा। ये सारा का सारा जो विवरण मिलता है ना दोस्तों, वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो वो मिलता है आपके 341 से लेकर के 351 तक। भाई कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद नंबर 341 से लेकर के 351 तक भाषा के संदर्भ में बात की गई है। यहां देखिए आपको मैंने यहां लिख रखा है आपके भाग नंबर 17। भाई कौन से भाग नंबर, ये देखिए भाग नंबर 17 अनुसूची की बात करें तो अनुसूची नंबर है आपके 8। भाग नंबर 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद नंबर 341 से लेकर के 351 तक भाषा का विवरण दिया गया है कि किस प्रकार की भाषाओं का जो है ना, भाषाओं का राजभाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा का निर्माण कैसे होगा, प्रांतीय भाषाओं का निर्माण कैसे होगा, प्रांत स्तर पर जो राजकीय भाषा चलती है उनका निर्माण कैसे होगा। ये सारा का सारा विवरण जिन अनुच्छेद में अपन को मिलता है वह अनुच्छेद नंबर कितना है दोस्तों, 341 से लेकर के 351 तक। दोस्तों कितने नंबर है, 341 से लेकर के 351 नंबर तक ये बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें, इसके बाद अनुच्छेद की अपन बात करें तो दोस्तों एक अनुच्छेद नंबर आता है आपका इस 341 से लेकर के 351 तक, तो इसकी बात की गई है दोस्तों 341 से लेकर के 351 तक। इसी के मध्य में एक अनुच्छेद नंबर आता है जिसे हम कहते हैं 343 है ना, 343, 143 मत समझ जाना भैया ना, 343 का मतलब क्या हो गया, 343 अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर कौन सा है दोस्तों,
343 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत एक बात लिखी हुई है। वो क्या बात लिखी हुई है? 343 अनुच्छेद के अंदर एक बात लिखी हुई है कि संघ की जो राजभाषा होगी, किसकी राजभाषा दोस्तों? संघ की जो राजभाषा होगी वह कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी होगी। क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे कि संघ की जो राजभाषा होगी वह क्या होगी दोस्तों? आपकी हिंदी होगी। यह बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि संघ की जो परिभाषा, संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी ना, उसकी जो लिपि होगी दोस्तों, वह लिपि कौन सी होगी? वह लिपि होगी दोस्तों देवनागरी। कौन सी लिपि होगी दोस्तों? देवनागरी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि के अंतर्गत। तो ये दोस्तों अपना ध्यान रखना है आपके अंदर कि ये 343, अब 343 में भी यदि आपको और एक्स्ट्रा पूछ लेना तो 343 ए, या अपन इसको 343 एक कह सकते हैं दोस्तों, है ना। 343 ए के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि संघ की राजभाषा जो है वह राजभाषा कौन सी होगी? आपके हिंदी होगी। और इसकी जो लिपि होगी वह कौन सी होगी दोस्तों? देवनागरी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? देवनागरी। तो दो चीजें अभी तक आपको याद रखनी, 341 से लेकर के 351 तक, तो 341 से लेकर के 351 तक तो भाषा के संदर्भ के स्वरूप के बारे में बात की गई थी। इन्हीं के बीच में एक अनुच्छेद नंबर आता है 343। यदि ऑप्शन के अंदर केवल 343 है तो आंख बंद करके भाई 343 सही कर देना, लेकिन 343 भी दे रखा है और 343 ए दे रखा है ना, फिर इस 343 ए को सही करना दोस्तों। 343 ए सही माना जाएगा। यह बात 343 ए के अंतर्गत लिखी गई है दोस्तों। फिर इसके बाद में इसी का एक अनुच्छेद और है दोस्तों, वो है आपका 343 बी, है ना। 343 ए है, वहां पे कौन सा आ जाएगा? 343 बी या 343 सेकंड। इस अनुच्छेद में क्या लिखा होगा? इस अनुच्छेद में यह लिखा होगा कि संघ की जो राजभाषा हिंदी है ना, उस हिंदी की जो सहायक भाषा होगी, क्यों ना, जो संघ की जो राजभाषा हिंदी है, इसकी जो सहायक भाषा होगी वह सहायक भाषा अंग्रेजी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? सहायक भाषा अंग्रेजी होगी। यह कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो यह अनुच्छेद नंबर है आपके 343 लेकर से 343 बी वाले अनुच्छेद में आपके ये बात लिखी गई है। तो दो बातें, तीन बातें अभी तक अपने पढ़ ली। 341 से 343 तक भाषा के स्वरूप का वर्णन। 343 ए की बात करें तो 343 ए के अंतर्गत जो दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्तों? कि हिंदी जो होगी वो कौन सी भाषा होगी? आपकी राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, राजभाषा है ना, राजभाषा होगी। और इसकी जो लिपि होगी वो कैसी होगी? देवनागरी। और 343 बी में क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी राजभाषा हिंदी होगी ना, उसकी जो सहायक भाषा होगी वह क्या होगी? अंग्रेजी। ये देखिए यहाँ पे लिखिए, मैंने लिख रहा था 343 ए क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 343 ए लिखा हुआ है दोस्तों। इस 343 ए के अंदर लिखा हुआ है संघ की, है ना, यहाँ पे संघ गलत लिखा हुआ है दोस्तों। किसकी भाषा दोस्तों? संघ की। संघ की राजभाषा कौन सी होगी? आपके हिंदी होगी। और इसकी जो लिपि होगी वह क्या होगी दोस्तों? देवनागरी होगी। यह कब घोषित की गई? तो इसकी तारीख है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। भाई कब घोषित की गई है? 14 सितंबर 1949 को यह बात रखी गई थी। इसीलिए अपन 14 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। कौन सा दिवस मनाते हैं अपन? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाते हैं ना? 14 सितंबर को। ये क्यों मनाए? तो इसीलिए ना 14 सितंबर 1949 के दिन क्या किया गया था? इस 14 सितंबर 1949 के दिन 343 ए के अंदर संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ये संघ की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या हो गया कि राज्य के कार्य जितने भी होंगे ना वह इस भाषा के अंतर्गत होंगे। ये राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए, अपने देश की यदि विकसित नहीं होने के कारणों को यदि आप अध्ययन करते हो गहराई से तो आपको पता चलेगा कि एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि भाई हिंदुस्तान की अभी तक कोई, भारत की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये अपने विकसित होने के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी विकसित नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की अभी तक राष्ट्रभाषा जो है ना दोस्तों घोषित नहीं की गई है। क्योंकि बहुत बार कोशिश भी की गई लेकिन हिंदी संस्कृत में लेकर के उलझ जाया करते थे कि हिंदी को बनाई जाए या संस्कृत को बनाई जाए। देखिए, आगे जाकर के आप पढ़ोगे ना राष्ट्रभाषा के बारे में कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। आगे जाकर के भाषा के स्वरूप के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब यह होता है कि राष्ट्र के अधिकांश लोग या तो उस भाषा को बोलते हो या उस भाषा को थोड़ी बहुत समझते हो, है ना। सब नहीं, लगभग सारे लोग उस भाषा को थोड़ी बहुत समझते हो और बोलते हो, वह देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। वो अपने भारत की बात करते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग पूरे भारत के अंदर बोली भी जाती है और पूरे भारत के लोग थोड़ी बहुत इस हिंदी को क्या कर देते थे, समझ लेते चाहिए। तो इसलिए अगर संस्कृत देववाणी भाषा प्राचीन भाषा अपन मानते हैं,
इसका अपन आदर करते हैं, ये अपन के लिए सम्मान्य भाषा है, इससे ही सारी भाषा, इस भाषाओं की जननी कहा जाता है, देव भाषा है। लेकिन दोस्तों संस्कृत एक चीज अगर मुझे बोला जाएगा ना, तो मैंने जैसे यजुर्वेद में शास्त्रीय आचार्य वगैरह कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस भाषा को समझने में, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप आम लोगों के पास में जाओगे और संस्कृत बोलोगे ना, वो लोग घबरा जाएंगे कि इसका आंसर कैसे दिया जाए, क्योंकि संस्कृत पूरे भारत के लोग नहीं समझते और नहीं बोलते। तो राष्ट्रभाषा जो होनी चाहिए ना दोस्तों, कैसी होनी चाहिए, अपनी हिंदी कर देनी चाहिए, ताकि पूरे राष्ट्र के लोग समझें और पूरे राष्ट्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो राजभाषा के रूप में कर दी जाए। वो राजभाषा कौन सी हो जाएगी, आपकी अंग्रेजी हो जाएगी, और अंग्रेजी के रूप में उसको हिंदी हो जाएगी, और हिंदी के रूप में उसको चलाना चाहिए। अब गुजरात में अलग गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, ऐसे कई राज्य है ना, कन्नड़ में क्या चलती है, बंगाल में उनकी चलती है, पंजाब में उनकी चलती है। उन सारे राज्यों की गतिविधि को क्या कर देना चाहिए, हिंदी भाषा में अनिवार्य कर देना चाहिए। यही अपने राष्ट्र की भाषा है, और सारी की सारी कागजी कार्रवाई किस भाषा के अंतर्गत होगी, इस भाषा के अंतर्गत होगी, ताकि देश की प्रगति जो है ना और अच्छी हो सके दोस्तों। तो राष्ट्रभाषा नहीं है ये, अपनी कौन सी भाई, राजभाषा है। और 343B के अंदर ये लिखा हुआ कि राजभाषा की जो सहायक भाषा होगी वह भाषा कौन सी होगी दोस्तों, अंग्रेजी भाषा होगी। और आपसे अगर और डिटेल में थोड़ा पूछ लिया जाए, इस राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई है दोस्तों, तो इस राजभाषा विभाग की स्थापना आपके की गई है दोस्तों 1975 के अंतर्गत की गई है दोस्तों। कब की गई है दोस्तों, 1975 के अंतर्गत इस राजभाषा की स्थापना की गई है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। 341 से 351 तक भाषा के स्वरूप के बारे में वर्णन। 343A हिंदी राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। 343B हिंदी की सहायक भाषा, सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी रखी जाएगी, है ना। हिंदी को कब रखा गया है, तो 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई है, तो राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है आपके 1975। दैट्स क्लियर यहां तक। अब चलते हैं अपन आगे। इससे आगे अपन बात करें दोस्तों, इससे आगे अपन बात करें तो भारतीय संविधान में कुल अभी तक 22 भाषाओं को क्या मिला हुआ है दोस्तों, स्थान मिला हुआ है। टोटल भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई है भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया है। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है, उन भाषाओं की बात करें तो ये 22 की 22 भाषाएं मैंने यहां पे लिख रखी है दोस्तों। सबसे पहली भाषा की बात करें असमिया, दूसरे नंबर पर उर्दू, तीसरे नंबर पर ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी। ये 22 की 22 भाषाएं आपके किसके अंतर्गत जोड़ी गई है, संविधान के अंतर्गत रखी गई 22 भाषाओं को स्थान मिला। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस 22 भाषाओं को संविधान के अंतर्गत स्थान मिला हुआ है ना। इन 22 भाषाओं को संविधान में स्थान मिला हुआ है। तो आपने ये था भाषा का हल्का सा संवैधानिक स्वरूप जो आपको याद रखना है, क्योंकि संवैधानिक स्वरूप के बारे में भी कभी भी प्रश्न वहां से निकल करके आ जाता है, क्योंकि भाषा शिक्षण आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके वहां पे आने के भी चांस बन जाते हैं। फिर अपन चलते हैं दोस्तों हिंदी भाषा जो पढ़ेंगे, कि हिंदी त्रिभाषाई सूत्र में आपको यहीं पे पढ़ा देता हूं, है ना दोस्तों। त्रिभाषाई सूत्र की बात करें तो यहाँ पे पहले त्रिभाषाई सूत्र पढ़ लेते हैं। 22 भाषाओं को यहाँ पे क्या मिल गया दोस्तों, स्थान मिल गए हैं। अब 22 भाषाओं के बाद में आता है दोस्तों आपका त्रिभाषाई सूत्र। क्या आता है दोस्तों, त्रिभाषाई सूत्र। त्रिभाषाई सूत्र क्या कहते हैं, देखिए त्रिभाषाई सूत्र, त्रिभाषाई सूत्र। त्रिभाषाई सूत्र के अंतर्गत क्या लिखा हुआ था दोस्तों, कि पहले यह बात तय थी कि भाई कौन सी भाषा को कब पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बालकों को विद्यालय में आते कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, कौन सी भाषा पहले पढ़ानी चाहिए, कौन सी भाषा बाद में पढ़ानी चाहिए। इस चीज को लेकर के क्या चलती थी दोस्तों, बहुत ही बहस चलती थी, बहुत ही निर्णायक बहस चलती थी। तो इसके ऊपर जो सबसे बढ़िया निर्णय लिया गया है ना, वो क्या लिया गया है दोस्तों, कि 3 भाषाओं के रूप में बालकों को अध्ययन कराया जाएगा। कितने रूप में कराया जाएगा दोस्तों, 3 भाषाओं के रूप में। अब वो 3 भाषाएं कौन कौन सी होगी जो समझिए दोस्तों। सबसे पहली जो आपकी भाषा होगी दोस्तों, वह भाषा जो होगी सबसे पहले नंबर पर जो 3 भाषा जो आएगी, उन 3 भाषाओं में जो सबसे पहले नंबर की भाषा जो होगी, जो बालकों को पढ़ाई जाएगी, वह भाषा पढ़ाई जाएगी दोस्तों मातृभाषा। सबसे पहले जो भाषा पढ़ाई जाएगी वह कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी दोस्तों, मातृभाषा पढ़ाई जाएगी। दूसरे नंबर पर जो भाषा पढ़ाई जाएगी बालक को, वह पढ़ाई जाएगी आधुनिक भाषा। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी दोस्तों दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको जो भाषा पढ़ाई जाएगी वह भाषा होगी आपकी आधुनिक भाषा। और तीसरे नंबर पर जो भाषा पढ़ाई जाएगी वह पढ़ाई जाएगी आपको भारतीय आधुनिक भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, भारतीय आधुनिक भाषा।
इन 3 भाषाओं को क्या कराया जाता है, आपको त्रिभाषाई के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। तो त्रिभाषाई सूत्र की अपन बात करें तो मातृभाषा, आधुनिक भाषा और भारतीय आधुनिक भाषा, इन 3 भाषाओं को क्या कराया जाता है, आपका अध्ययन कराया जाता है। अब ये देखिए ये क्या होती है 3 भाषाएं, मातृभाषा क्या होती है, आधुनिक भाषा क्या होती है, भारतीय आधुनिक भाषा क्या होती है, इनको हल्का सा समझ लेते हैं ना भाई। हैंड राइटिंग और है ना मात्राओं की मिस्टेक पर मत जाना, मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है ना। मातृभाषा, आधुनिक भाषा और भारतीय आधुनिक भाषा। सबसे पहले मातृभाषा। दोस्तों मातृभाषा का मतलब होता है सिंपल सा कि मां के मुख से निकली हुई भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। यानी कि मां जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। तो बालक जब विद्यालय में आता है तो पहले नंबर पर जो उसको भाषा पढ़ाई जाएगी वह कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी दोस्तों, उसको पहले नंबर की जो भाषा पढ़ाई जाएगी वह पढ़ाई जाएगी आपके मातृभाषा। मातृभाषा कैसे, जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो हमारी मातृभाषा अभी तक हिंदी मानी जाती है। अब गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, कहीं पे कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी वगैरह ये क्या है, उनकी अपनी अपनी मातृभाषा है, तो वहां पे उसका अध्ययन होता है। जैसे कोई बालक गुजरात में पढ़ रहा है ना तो वो मातृभाषा के रूप में क्या पढ़ लेगा, यहाँ पे गुजराती पढ़ लेगा। क्या पढ़ लेगा दोस्तों, गुजराती पढ़ लेगा, है ना। अब दूसरे नंबर पर यदि अपन हिंदी की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में कोई बालक पढ़ रहा है ना तो वो क्या पढ़ लेगा, यहाँ पे हिंदी पढ़ लेगा, क्योंकि उनकी मातृभाषा यही है। फिर दूसरे नंबर पर आती है आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा का मतलब होता है एक मॉडर्न लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जो पूरे विश्व स्तर पर हल्की फुल्की बोली जाती हो और पूरे विश्व स्तर पर उसको समझा जाता हो, वह भाषा कौन सी कहलाएगी, आपकी आधुनिक भाषा। इस आधुनिक भाषा के रूप में जो हम अध्ययन करते थे वह करते थे अंग्रेजी का। किसका अध्ययन करते थे दोस्तों, अंग्रेजी का अध्ययन करते थे। अंग्रेजी का अध्ययन करने का मतलब यह हो गया आधुनिक भाषा को अंग्रेजी का अध्ययन करते थे, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व स्तर पर बोली भी जाती है, पूरे विश्व स्तर पर उस भाषा को क्या किया जाता है दोस्तों, समझा भी जाता है। तो वह भाषा कौन सी कहलाएगी, आपकी जो आधुनिक भाषा होगी वह कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आधुनिक भाषा के रूप में केवल आप अंग्रेजी ही पढ़ोगे, इस अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, ऐसी कई भाषा है, जापानी, ऐसी भाषा को भी आप पढ़ सकते हो जो विश्व स्तर पर चलती है, लेकिन इनके एक्सपर्ट टीचर हमारे यहाँ मिलते नहीं, तो हम केवल एक ही भाषा पढ़ते हैं। वो कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों, अंग्रेजी। तो दूसरे नंबर पर अपन अंग्रेजी चूज कर ली। तीसरे नंबर पर आता है भारतीय आधुनिक भाषा। भारतीय आधुनिक भाषा को आप सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि वह भाषा है जिनको आपने संविधान में दर्जा दे रखा है, वह भाषा कौन सी कहलाएगी, आपकी भारतीय आधुनिक भाषा कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको एक 22 भाषाओं में से एक भाषा सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जनरली हम लोग जो सिलेक्ट करते थे वो क्या कर लेते थे, यहाँ पे संस्कृत सिलेक्ट कर लेते थे, कुछ लोग यहाँ पे उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पंजाबी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे गुजराती को सिलेक्ट कर लेते हैं द्वितीय भाषा, ये आपके तृतीय भाषा के रूप में, है ना। आपने किताबों पर लिखा होता था ना तृतीय भाषा संस्कृत, राजस्थान में स्पेशली तृतीय भाषा संस्कृत हम लोग कहते थे ये तीसरे नंबर की भाषा है, सबसे बड़ी तो हिंदी, फिर उससे छोटी अंग्रेजी, फिर सबसे छोटी संस्कृत। ऐसा नहीं था दोस्तों, ना ऐसा अपन समझते थे। तृतीय भाषा का मतलब हो गया तीसरे नंबर पर जो पढ़ाई जाएगी भारतीय आधुनिक भाषा पढ़ाई जाएगी, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे दोस्तों, संस्कृत। अब देखिए कुछ क्षेत्रों में संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में लोग नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए बेनिफिट क्या हो जाता है, जैसे कोई गुजरात में पढ़ने वाला होगा ना, वह क्या करेगा कि मातृभाषा के रूप में उसने गुजराती सिलेक्ट कर ली यहाँ पे, है ना। फिर क्या करेगा, आधुनिक भाषा के रूप में क्या सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे अंग्रेजी सिलेक्ट कर लेगा, और भारतीय आधुनिक भाषा के रूप में वो यहां से क्या सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों, हिंदी सिलेक्ट कर लेगा। कौन से सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों, हिंदी सिलेक्ट कर लेगा। तो इसको क्या करना पड़ता है कि संस्कृत से कम उलझना पड़ता है। लेकिन अब राजस्थान वालों की क्या दिक्कत है कि उन्होंने मातृभाषा के रूप में हिंदी ले रखी है, फिर आधुनिक भाषा में अंग्रेजी आ गई, वो चाहे तो भारतीय आधुनिक भाषा में फिर से हिंदी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हिंदी और यहाँ पे भी हिंदी सेम चीज उसको पढ़नी पड़ेगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, संस्कृत ले लेते हैं। इसलिए राजस्थान में देखा होगा अधिकांश लोग तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत या फिर उर्दू को पढ़ते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि तीसरे नंबर पर जो भाषाएं आती हैं आपकी, वो कौन सी आ जाएगी, आपकी संस्कृत भाषा आ जाएगी। तो मातृभाषा की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी भाषा आएगी, आपकी मातृभाषा। दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी, आपकी आधुनिक भाषा, और तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी, आपकी भारतीय आधुनिक भाषा। तो 3 भाषाओं को आपके संविधान के अंतर्गत अभी जोड़ा गया जिसको अपन को पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाल ही के अंदर दोस्तों 2 राज्य थे, एक तो था आपके तमिलनाडु, है ना, एक तो था आपके तमिलनाडु और एक पुडुचेरी। ये 2 जो राज्य थे दोस्तों, है ना, पुडुचेरी बोलते हैं ना उसको, हाँ पांडुचेरी जिसे अपन नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन पुडुचेरी उसका नाम है। तो पुडुचेरी या पुडुचेरी जिसे कहते हैं ना, उन दोनों राज्यों ने इस त्रिभाषाई सूत्र को अस्वीकार कर दिया। अभी आंदोलन भी हुआ था कुछ समय पहले, इन्होंने कहा कि हम इस त्रिभाषाई सूत्र को नहीं मानेंगे। ये त्रिभाषाई सूत्र जो लाने वाला था ना, उसका नाम तो कोठारी आयोग दोस्तों। ये त्रिभाषाई सूत्र कौन लेकर के आया था आपके, तो वो लेकर के आया था कोठारी आयोग।
जो 1964-66 के अंतर्गत आया था। दौलत सिंह जी कोठारी जो लेकर के आए थे, कोठारी कमीशन जिसे कहते हैं, वो लेकर के आए थे त्रिभाषाई सूत्र। तब से ये त्रिभाषाई सूत्र को क्या कर दिया गया दोस्तों, लागू कर दिया गया। और इस त्रिभाषाई सूत्र के आधार पर क्या दी जाती थी, बालकों को शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन इन दो राज्यों ने क्या किया, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों ने आंदोलन किया और उन्होंने क्या किया कि उनका यह मानना था कि वर्तमान की जो सरकार है वो सरकार क्या कर रही है कि इस देश का संस्कृतिकरण करना चाहिए, मतलब इस पूरे देश को संस्कृत में बदलना चाहिए। वो ये चाह रही है कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा क्या पढ़े, संस्कृत पढ़े। इसलिए हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम केवल दो ही भाषा पढ़ेंगे, एक तो हमारी मातृभाषा पढ़ेंगे और एक मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक आधुनिक भाषा पढ़ेंगे। इन दो के अलावा हम तृतीय भाषा के रूप में कोई भाषा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम संस्कृत क्यों पढ़ाएं हमारे बच्चों को, ऐसा उनका मानना था। और इस त्रिभाषाई सूत्र को इन्होंने यहाँ पे अमान्य करते हुए वो केवल द्विभाषाई सूत्रों के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये करंट जीके के अंतर्गत आता है, अपने अंतर्गत नहीं आता है। तो उन्होंने अभी तक वो द्विभाषा, उनकी सरकारें जो होती है वहां पे कौन सी मान रही भाई, द्विभाषा ही मानेंगे हम। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, मैंने दो तीन ही नाम लिखे, तमिलनाडु और पुडुचेरी खास करके इन्होंने भी आंदोलन किया था। इस कोरोना से नहीं, उससे पहले वाला जो कोरोना आया था उससे भी पहले उन्होंने इस तरह का आंदोलन किया था। और तमिलनाडु उन्होंने क्या मना लिया कि त्रिभाषाई सूत्र को कैंसिल कर लिया। लेकिन सामान्यतः भारत के लगभग सभी राज्यों में त्रिभाषाई सूत्र को मान्यता मिली हुई है और लगभग त्रिभाषाई सूत्र के आधार पर ही विद्यालय में भाषा विषयों को चुना जाता है और इसी के आधार पर उनका क्या किया जाता है दोस्तों, शिक्षा दी जाती है। ये आपने सुन भी रखा होगा और ये आपने पढ़ भी रखा होगा। तो ये कहलाती हैं आपकी तृतीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा और भारतीय आधुनिक भाषा, है ना। राजस्थान वाले संस्कृत, अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान या लोग, गुजरात के लोग जो होते हैं ना वो भी संस्कृत कम पढ़ते हैं, मराठी लोग भी संस्कृत कम पढ़ते हैं। वो क्यों संस्कृत कम पढ़ते हैं, उनके पीछे कारण यह होगा कि अनिवार्य विषय के रूप में जो चलती होगी थोड़ी बहुत, तो एक दो क्लासों में वो संस्कृत पढ़ लेते हैं। लेकिन उनको क्या कि तीन भाषाओं के रूप में जो पढ़ाई जाती है ना, वो क्या करते हैं, भारतीय आधुनिक भाषा में आकर के क्या चयन कर लेते हैं, हिंदी का चयन कर लेते हैं। और मातृभाषा में अपनी भाषा, जैसे मराठी है तो मराठी का चयन कर लिया, पंजाबी है तो पंजाबी का चयन कर लिया, है ना, कोई बंगाली है तो बंगाली का चयन कर लिया। ऐसे लोग अपनी मातृभाषाओं का क्या कर देते हैं, वहां पे चयन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे आते हैं बच्चों को हिंदी चयन कर लेते हैं, इसलिए उनको अपनी मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने को मिल जाती है और संस्कृत अपने आप क्या हो जाती है दोस्तों, दूर हो जाती है। इसीलिए वर्तमान में ये कारण है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा धीरे धीरे क्या होती जा रही है दोस्तों, विलुप्त होती जा रही है। क्योंकि संस्कृत को आजकल कोई पढ़ना पसंद भी नहीं करता है, पढ़ना कोई चाहता भी नहीं। क्योंकि जिस स्कूल से मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हुआ था ना, अब उस स्कूल में देखा जाए तो मुश्किल से शायद मेरे हिसाब से 12th में एक आध दो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, बाकी 11वीं तो खाली हो गई है। मतलब स्कूल में कोई पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहा है कि संस्कृत कैसे पढ़े और कैसे जाए। ये एक कारण है आपका कि हिंदी जो भारत से जो है ना धीरे धीरे संस्कृत क्या हो रही है दोस्तों, विलुप्त होती जा रही है। लेकिन विदेशों को लोग इस संस्कृत भाषा को बहुत अपना रहे हैं आजकल, आपने पढ़ा भी होगा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि मुझे पता है, मैं संस्कृत फील्ड से हूं, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रियों के अंदर संस्कृत टीचरों की वैकेंसी निकलती है, जिनको संस्कृत के साथ में अंग्रेजी का आना भी कंपलसरी है ताकि वो बच्चों को समझा सके। तो वो संस्कृत, क्योंकि उनको पता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर ऐसी ज्ञान और नॉलेजेबल चीज़ें दी गई हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े शोध, बड़े बड़े जो निर्णायक जो होते हैं, जो देश को विकसित करने में काम आते हैं, वो बड़े बड़े निर्णय जो हैं कि संस्कृत भाषा के माध्यम से लिए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दी और दूसरी भाषा को हमने क्या कर दिया कि संस्कृत भाषा को धीरे धीरे कम कर दिया। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका त्रिभाषाई सूत्र। तो आज के बारे में यदि अपन बात करें, आज की क्लास के बारे में यदि अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था, त्रिभाषाई सूत्र। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था संवैधानिक स्वरूप। संवैधानिक स्वरूप में क्या पढ़ा था कि भारतीय संविधान से 341 से लेकर के, भाई कितने लेकर के, वापिस याद रख लेना दोस्तों, रट करके याद रख लेना, 341 से 351 तक भाषा की बात की गई थी। इसमें फिर अपन ने पढ़ा था भाई 343A के अंदर का ये बताया गया था कि भारत की जो राजभाषा होगी, संघ की जो राजभाषा होगी, वो क्या हो जाएगी, आपके हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। फिर 343B के अंतर्गत क्या बात की गई है, 343B के अंतर्गत ये बात की गई, इस हिंदी की जो सहायक राजभाषा होगी वह कौन सी होगी, वह होगी आपके अंग्रेजी होगी। ये हिंदी साहित्य राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई है, तो राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया था, तो आपको तारीख बता रही कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। यह बात अपन ने यहां तक पढ़ी थी। फिर अपन ने इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, ये यहां तक संवैधानिक स्वरूप अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी भाषाओं को जो है ना वहां पे स्थान मिला हुआ है, तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या मिला हुआ है दोस्तों, स्थान मिला हुआ है। 22 भाषाओं को अपने स्थान मिला हुआ है दोस्तों। तो 22 भाषा कौन कौन सी थी, तो मैंने आपको ये बना करके बता दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ना। ये कोई नॉर्मल सी चीज है, इनके ऊपर 2-4 बार नजर घुमा देना, फिर ऑप्शन से आपको पता चल जाएगी कौन सी भाषा नहीं थी। इनको याद करने की आवश्यकता है आपको नहीं है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दोस्तों त्रिभाषाई सूत्र। तो 3 भाषाएं होती है, पहले नंबर पर मातृभाषा आती है, दूसरे नंबर पर आधुनिक भाषा आती है और तीसरे नंबर पर जो आती है दोस्तों वो कौन सी आ जाती है, आपकी भारतीय आधुनिक भाषा आ जाती है, जिनको त्रिभाषाई विषय के रूप में आपको क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। वर्तमान में कुछ राज्यों ने इस 2 त्रिभाषाई सूत्र को क्या कर दिया दोस्तों,
समाप्त कर दिया और द्विभाषाई सूत्र को भी मान्य चलते हुए मातृभाषा और आधुनिक भाषा को पढ़ते हुए वो क्या चल रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। इन त्रिभाषाई सूत्रों को उन्होंने क्या कर दिया, यहां पे आते आते समाप्त कर दिया दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास की। अपन दोस्तों बात करें तो आज की क्लास की जो आपके सबसे खास चीजें जो थी वो ये थी कि इतना जो भारतीय संविधान का स्वरूप जितना भी है, संविधान के अंदर जितनी जितनी भी बातें की गई हैं उसकी चर्चा जो है ना दोस्तों आज की क्लास में अपन ने कर ली थी। अब जो रहेगी आपकी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसके अंतर्गत अपन हिंदी शिक्षण को धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे कि हिंदी शिक्षण कहाँ से आया, हिंदी शिक्षण में क्या होता है, हिंदी शिक्षण में क्या नहीं होता है, इसकी चर्चा जो है ना अपन आगे की कक्षाओं में करेंगे। आप तैयारी में जुड़े हुए रहें, तैयारी को थोड़ी मेहनत के साथ में करें, थोड़ी लगन के साथ में करें, है ना, अपने आप को कमजोर ना होने दें। उतनी एनर्जी के साथ में पढ़ो जितनी एनर्जी के साथ में आप पहले दिन पढ़ने लगे थे, क्योंकि इसी के आधार पर तो आपका क्या होना है दोस्तों, चयन होना है। एक दिन भी अगर आप इस चीज से चुके तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोस्तों आप सफलता से वंचित रह जाओ। सफलताएं बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है, रीट यदि आपके हाथ से फिसल गई ना दोस्तों तो जीवन भर अपन को क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए अपन को पछताना पड़ेगा। इसलिए तैयारी को कमजोर ना करें, जुड़े रहें, है ना। आपकी ये एक समझ लो कि ये कोचिंग चल रही है कि रोज 9 बजे फिक्स आपकी एक क्लास आ जाती है जो एक टॉपिक को क्लियर करके चली जाती है। तो ये क्या एक प्रकार की कोचिंग ही तो चल रही है। हो सकता है कि आप रीट तक मान लीजिए कि 100-50 टॉपिक मुझसे पढ़े और उसमें से अगर 10-15 प्रश्न भी आपके टॉपिक्स में से बैठ जाते हैं तो कितना फायदा हो जाएगा। 50 में से 15 प्रश्न तो आ ही गए हैं ना। तो आप भी मेहनत कर ही रहे हो और वो भी मैं कर ही रहा हूं और मेरा तो टारगेट ही है कि ये 50 नंबर में बच्चों के हिलने ही नहीं दूं, इतना मैं लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। इसी को लेकर के मैं कई बार नई प्लानिंग करके कहता हूं। यूट्यूब पे भी बहुत नई प्लानिंग के साथ में अपन आने वाले हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन भी एक नए तरीके से अपन लाने वाले हैं जो एक टेस्ट के क्विज की तरह होगा, वो अपन यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्द अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा काम मैं ऐप के ऊपर कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को पूरा का पूरा कोर्स एक साथ में चाहिए। तो आप लोगों को भी यदि आपको लगता है कि मुझे पूरा कोर्स एक साथ एक ही जगह से पढ़ना चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के कन्हैया एजुकेशन सेंटर के नाम से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके स्टोर में जाकर के अपने कोर्स को चयन कर लीजिए और उसके ऊपर होगा प्राइस कुछ नॉर्मल से रख रखिए। आपको पता है कि ओनली 199 के अंतर्गत आपको सारा जो 50 नंबर का कंटेंट आपके आता है वो मिल जाएगा। उसके साथ में ई बुक जो है ना यहाँ पे आपको फ्री दी जा रही है दोस्तों, है ना। हाँ, 101 रुपए की जो ई बुक है ना दोस्तों, वो ई बुक आपको इसके अंतर्गत क्या मिल रही है दोस्तों, फ्री मिल रही है। यानी कि आप मान करके चलो कि आपका ऐप कितने का पड़ रहा है, ओनली 497 रुपीज का ही पड़ रहा है। तो वहां से आप खरीद लीजिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके और अच्छी हो सके। और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए रहें, आप भी जुड़े हुए रहें, आपके दोस्तों को भी बताएं, अपने परिचितों को भी बताएं ताकि उनकी तैयारी भी क्या हो सके दोस्तों, एक मजबूती के साथ में हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।